सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन हब। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रिवीजन बूस्टर के तौर पर सेकंड ग्रेड के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसमें जो पर्सन हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं और आज ये क्लास अगर आप देख लेते हो तो इससे बाहर आपको कोई भी जो पर्सन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अपना समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने पॉइंट की तरफ। तो इसमें देखते हैं अपना पहला प्रश्न है वो कौन सा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग स्वतंत्रता से पूर्व किन रियासतों में अपना जो लोक सेवा आयोग था। अब इसमें यह पूछा गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व किन रियासतों में अपना लोक सेवा आयोग था। तो स्वतंत्रता से जो पूर्व है वो 3 लोक सेवा आयोग थे और वो कौन कौन से जिले में थे। तो पहला था उसमें जोधपुर का अपना स्वयं का लोक सेवा आयोग था और इसकी जो स्थापना है वो 1939 में हुई थी। दूसरा था जयपुर, इसकी जो स्थापना है वो 1940 में हुई थी। और तीसरा था बीकानेर, और बीकानेर में इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। इन तीनों जिलों के अपने अपने स्वयं के जो लोक सेवा आयोग थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न आता अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो 20 अगस्त 1949 को हुई थी। 20 अगस्त 1949। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग संविधान के कौन से भाग में वर्णित है। ये भी कई बार प्रश्न से वो पूछा जाता है। तो राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वो संविधान के भाग 14 में वर्णित है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो संविधान है वो संविधान के कौन से भाग में इसका जो वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो संविधान के भाग 14 में इसका जो वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, आरपीसी की स्थापना के समय जो मुख्यालय वो कहाँ पर था। आरपीसी की स्थापना के समय जो मुख्यालय है वो कहाँ पर था। तो आरपीसी की स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय वो जयपुर में था। इसके बाद में 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीसी का जो मुख्यालय है वो अजमेर वो स्थानांतरित किया गया। यानी आरपीसी की जब स्थापना हुई थी उस समय आरपीसी का जो मुख्यालय वो जयपुर में स्थित था और 1956 में जब पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका जो मुख्यालय है आरपीसी का वो अजमेर वो स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में आरपीसी का जो मुख्यालय है वो अजमेर में घूघरा घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न अपना आता है, आरपीसी कैसा आयोग है। आरपीसी वो कैसा आयोग है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो आरपीसी एक संवैधानिक आयोग है। आरपीसी कैसा आयोग है, आरपीसी एक संवैधानिक आयोग है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, अब अपन अपने इसका जो खाका वो हमने देख लिया कि कब बना, किस समय बना, स्वतंत्रता से पूर्व वो कहाँ पर लोक सेवा आयोग बने हुए थे और इसकी स्थापना कब हुई और 1956 के बाद में इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थानांतरित किया और कौन सी समिति के आधार पर इसका जो मुख्यालय वो स्थानांतरित वो किया गया था। अब अपन पढ़ेंगे इसके जो प्रमुख अनुच्छेद हैं। इस अनुच्छेदों से भी बहुत बार प्रश्न वो एग्जाम में पुट अप हुए हैं। तो इसके जो अनुच्छेद देखते हैं हमने, इसका जो पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यानी यूपीएससी का जो गठन है वो हमें अनुच्छेद 315 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 315(a) में हमें राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो हमें देखने को मिलता है। अब कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है 315 में किसका जो गठन है वो किया गया है और अनुच्छेद 315(1) में किसका जो गठन है वो किया गया है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन का है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 315(1) में है और यूपीएससी का जो गठन है वो अनुच्छेद 315 में है। अब अपना अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 315(2). अनुच्छेद 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है और इसका जो गठन है वो संसद के द्वारा किया जाता है। यानी दो राज्यों के लिए अगर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है
तो वो 315(2) के अंतर्गत किया जाता है और इसका जो गठन है वो संसद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 316 में क्या आता है? अनुच्छेद 316 में नियुक्ति से संबंधित जो प्रक्रिया है वो उसका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य सेवा जो लोक सेवा आयोग है यानी आरपीसी है, उसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा वो की जाती है। और इसकी जो योग्यता क्या होती है? इनकी जो योग्यता है वो आधे सदस्य हैं वो उनको 10 वर्ष का जो प्रशासनिक अनुभव वो उनको होना चाहिए। आरपीसी के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से आधे सदस्यों को 10 वर्षों का जो प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। और आधे राज्यों की जो योग्यता का जो निर्धारण है वो संविधान में उसका जो उल्लेख है वो नहीं किया गया है। अब आरपीसी के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल वो कितना होता है? आरपीसी के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल वो कितना होता है? तो उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, इसमें से जो पहले होता है वो इनका कार्यकाल होता है। और आरपीसी के जो सदस्य होते हैं वो अपना जो त्याग पत्र वो किसे देते हैं? तो आरपीसी के सदस्य वो अपना त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देते हैं। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अगला अपना अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 में यूपीएससी और आरपीसी के सदस्यों को हटाने नहीं है, हटाने की जो प्रक्रिया है उसका जो वर्णन हमें देखने को मिलता है। हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 317 में। और अनुच्छेद 317 में जब आरपीसी या यूपीसी के सदस्यों को हटाया जाता है तो उसका जो आधार क्या होता है? उसका जो आधार होता है वो कदाचार का जो आरोप होता है। और कदाचार की आरोपों की जांच करवाकर उनको जो पदमुक्त वो किया जा सकता है। और अन्य आरोपों में बिना जांच के भी उनको पदमुक्त वो किया जाता है। और जांच के समय जो राज्यपाल है वो इन्हें निलंबित भी कर सकता है। जांच के समय जो राज्यपाल है वो आरपीसी के सदस्यों को निलंबित कर सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। अगला अनुच्छेद अपना आता है अनुच्छेद 318। अब अनुच्छेद 318 के अंतर्गत क्या होता है? आरपीसी के सदस्यों की संख्या और उनकी जो सेवा शर्तें होती हैं उनका जो निर्धारण है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 318 के अंतर्गत। वर्तमान में अध्यक्ष सहित 8 पद वो आरपीसी में स्वीकृत हैं। यानी वर्तमान में अध्यक्ष सहित जो 8 पद हैं वो आरपीसी में स्वीकृत हैं। तो इस प्रकार से इसका जो रेशियो हो गया 1+7, 1+7 है वो इसका रेशियो हो गया। यानी एक अध्यक्ष होगा और 7 इसके सदस्य होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 सदस्य हो गए। 1+7 है इसका जो रेशियो हो गया। ये जो पर्सन है वो अभी पिछली जो एग्जाम हुई थी सेकंड ग्रेड की उसमें ये पूछा भी गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्तमान में आरपीसी के जो अध्यक्ष सहित वो कितने जो सदस्य हैं उसमें नियुक्त किए जा सकते हैं। तो अध्यक्ष सहित जो 7 सदस्य हैं वो आरपीसी में नियुक्त किए जा सकते हैं। आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे? तो आरपीसी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो एस.के. घोष थे। ये भी प्रश्न पहले पूछा जा सकता है, पहले पूछा जा चुका है ये प्रश्न। संविधान लागू होने के बाद प्रथम आरपीसी के जो अध्यक्ष वो कौन थे? संविधान लागू होने के बाद प्रथम आरपीसी अध्यक्ष वो कौन थे? तो प्रथम आरपीसी अध्यक्ष वो संविधान लागू होने के बाद में एस.सी. त्रिपाठी थे। देखो यहाँ पर दोनों जो पर्सन हैं उनकी लैंग्वेज अलग अलग है। अगर आपको सीधे ये पूछे कि आरपीसी के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे तो उसका उत्तर होगा आपका एस.के. घोष। और आपको ये पूछे कि संविधान लागू होने के बाद प्रथम अध्यक्ष वो कौन था तो उस समय अध्यक्ष वो था एस.सी. त्रिपाठी। अगला प्रश्न अपना, आरपीसी अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल वो किसका था? तो आरपीसी अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक जो कार्यकाल है वो डी.एस. तिवारी का था। और इनका जो कार्यकाल है वो 1951 से लेकर 1958 तक रहा। अगला प्रश्न अपना, आरपीसी अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम जो कार्यकाल है वो किनका था? तो आरपीसी के रूप में न्यूनतम जो कार्यकाल है वो पी.एस. यादव का था और ये 1990 में बने थे। और इनका जो कार्यकाल है वो 35 दिन था। और वर्तमान में आरपीसी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वर्तमान में आरपीसी के जो अध्यक्ष हैं वो संजय कुमार चौधरी हैं। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला अपना अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 319।
319। अब अनुच्छेद 319 के अंतर्गत क्या होता है, तो देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। यूपीएससी का जो अध्यक्ष है या सदस्य है वो अन्य एसपीसी का जो अध्यक्ष है वो बन सकता है। यानी इसमें यह कहा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो आरपीएससी का अध्यक्ष वो बन सकता है। अब अगला अनुच्छेद अपना आता है अनुच्छेद 320। अब अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा जो आयोग है वो कौन कौन सी कार्य वो करता है। तो इसमें पहला आता है अपना भर्ती संबंधी कार्य है वो किया जाता है। भर्ती संबंधी जो नियम निर्धारण है और उनका जो परामर्श वो जो उसको सरकार को देते हैं, ये कार्य वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा जो कार्य आता है वो लोक सेवकों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, ये भी अनुच्छेद 319 के अंतर्गत आता है। और चौथा है कर्मचारियों की आचरण एवं पदोन्नति संबंधी जो मामले होते हैं उनमें सरकार को परामर्श देना, ये भी अनुच्छेद 319 के अंतर्गत आता है। 320 के अंतर्गत आता है। यानी जितने मैं शायद मैंने आगे पहले 319 बोला है तो उसको आप 320 पढ़ोगे, यानी मैंने फ्लो में उसको 319 वो बोल दिया है। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि अनुच्छेद 320 के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत भर्ती संबंधी कार्य होते हैं। भर्ती संबंधी नियम निर्धारण के संबंध में सरकार को परामर्श देना, यह अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। लोक सेवकों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, यह अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। और चौथा आता है कर्मचारियों की आचरण एवं पदोन्नति संबंधी जो कार्य के संबंध में मामलों में सरकार को परामर्श देना, ये अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 321। 321 के अंतर्गत क्या होता है, राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे जाने वाले जो अन्य जो कार्य होते हैं उन कार्यों को अनुच्छेद 321 के अंतर्गत वो किया जाता है। अगला था अपना अनुच्छेद 322। अनुच्छेद 322 के अंतर्गत क्या किया जाता है, आरपीसी के जो व्यय और जो वेतन भत्ते हैं उनका जो निर्धारण है वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत वो किया जाता है। और आरपीसी की जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि के द्वारा, संचित निधि के जो निधि का जो कोष होता है उसके द्वारा आरपीसी की जो वेतन भत्ते हैं वो उनको दिए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ। अगला अपना अनुच्छेद आता है 323। आरपीसी अपना जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को देता है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। और राज्यपाल प्रतिवेदन को विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत वो करवाता है 323 के अंतर्गत। आरपीसी का जो प्रतिवेदन है वो शोध संभाग द्वारा वो तैयार किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरपीसी का जो प्रतिवेदन है वो किसके द्वारा वो तैयार किया जाता है। तो आरपीसी का जो प्रतिवेदन है वो शोध संभाग के द्वारा वो तैयार किया जाता है। अब आरपीसी में कितने संभाग होते हैं, आरपीसी में 6 संभाग होते हैं। और वो संभाग कौन कौन से हैं, तो पहला आता है इसमें प्रशासनिक संभाग आता है, दूसरा है भर्ती संभाग आता है, इसमें भर्ती संभाग आता है दूसरा, तीसरा आता है परीक्षा संभाग, चौथा आता है लेखा संभाग और पांचवा आता है इसमें विधि संभाग और छठा आता है इसमें शोध संभाग। तो इस प्रकार से मैंने 6 जो शोध संभाग होते हैं आरपीसी में उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। तो कई बार एग्जाम्स में इनके नाम भी पूछ लेते हैं, आपको 4-5 नाम दे देंगे। उसमें ये पूछ सकते हैं कि इसमें आरपीसी के संभाग में कौन सा शामिल है, और ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से आरपीसी के संभाग में कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको प्रश्न के अनुसार अपना जो उत्तर है वो देना है। तो इस प्रकार से आज हमने जो आरपीसी के जितने भी अनुच्छेद थे, आरपीसी का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, आरपीसी से पूर्व कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से जिलों में जो उनके स्वयं के लोक सेवा आयोग थे और वो कब कब बने थे। तो मैंने आज रिवीजन बूस्टर के तौर पर मैंने आपके सामने एक क्लास प्रस्तुत की है। तो सेकंड ग्रेड के जो प्रतिभागी 30 जुलाई को अपने एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट पेपर की, तो ये रिवीजन के तौर पर ये क्लास आप जरूर देख कर जाएं और सेकंड ग्रेड के जो प्रतिभागी हैं उनको आप ये क्लास है वो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।